Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि नेट JRF की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें। और मोस्टली अगर आप अपने पेपर 1 की बात करें तो ये सबके लिए कॉमन होता है और इसमें टोटल 10 यूनिट्स आते हैं, तो उनको प्रिपेयर करना क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, तो उसको प्रिपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। और बात करें पेपर 2 की तो वो आपका अपना सब्जेक्ट है, उसमें फिर एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट पेपर 1 वो तो कॉमन है, सबको देना ही है वो। और नेट JRF में मीन्स ये है कि अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, देन अगर आप JRF के लिए कर रहे हैं रिसर्च में जाना है आपको, रिसर्च की फील्ड में, तो ये पेपर इसलिए होता है कि आप चेक करने के लिए आप में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आप में टीचिंग एबिलिटी है नहीं है। एंड अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने रिसर्च के लिए अप्लाई किया है, तो आप में रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं हैं। तो ये टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ के बारे में ओवरऑल एक व्यू लेने के लिए ये पेपर कराया जाता है कि आप में टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है। और अभी जो 2021 में होगा एग्ज़ाम वो ऑलमोस्ट जून में होगा, तो अभी तक मीन्स सफिशिएंट टाइम है, 5 मंथ्स सफिशिएंट है अगर अभी से प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ अगर प्रिपरेशन की जाए तो 2021 का जो एग्ज़ाम होगा वो जून तक जाएगा, तो जून में होगा, तो सफिशिएंट टाइम है। तो वही है कि आज हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे, क्या टॉपिक वाइज, कैसे यूनिट वाइज कैसे प्रिपेयर करें जिससे होल सिलेबस जो भी पूरा सिलेबस है वो कवर हो और मीन्स अच्छे से उसकी प्रिपरेशन हो सके। सबसे पहले कुछ हाइलाइट्स हैं कि क्या होता क्या है। जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि हाँ पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड क्या क्या होता है। तो 2 पेपर होते हैं इसमें, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ये कॉमन पेपर होता है सबके लिए एंड पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस होता है जिस सब्जेक्ट से हम अप्लाई करेंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टाइम मिलता है 60 मिनट्स। यहाँ पे बोलते हैं ना कि चलो 50 क्वेश्चन 60 मिनट, 1 मिनट 1 क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है, फिर भी टाइम बच जाएगा। बट ये एक जनरल कंसिडरेशन है और यहाँ पे टाइम जो है कम पड़ जाता है। अगर आपने अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं किया तो टाइम जो है वो कम पड़ जाता है। और फिर पेपर सेकेंड में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 आवर का टाइम मीन्स 120 मिनट्स। तो यहाँ पे भी यही कि 100 क्वेश्चन है 120 मिनट्स है। बट अगर आपने सिस्टमेटिकली टाइम को यूज़ नहीं किया, आपने सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन के लिए टाइम को डिवाइड नहीं किया, अच्छे से टाइम यूज़ नहीं किया, तो टाइम कम पड़ जाता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी इनमें पैसेज भी आते हैं जो कि टाइम लगता है, दोनों पेपर में पैसेज आते हैं जिससे कि टाइम लगता है उनको पढ़ने में, यहाँ पे टाइम जाता है। और क्वेश्चंस हैं कभी कभी बहुत थ्योरेटिकल आ जाते हैं जिनको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, तो यहाँ पे टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम होता है। एंड वन थिंग इज़ कि इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले पेपर 1 के बारे में कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो कितने यूनिट, टोटल यूनिट होते हैं 10, तो टोटल 10 कौन कौन से यूनिट्स हैं और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, इनका वेटेज कैसा रहता है, कैसे मैनेजमेंट करें, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हैं टॉपिक एंड क्वेश्चन देन मार्क्स, कि ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, मार्क्स। टोटल 10 टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन आते हैं 50। NTA का नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन मीन्स 10 मार्क्स, क्योंकि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल एक टॉपिक से। 5 क्वेश्चन मीन्स ये कभी कभी वेरी कर जाते हैं, कभी 4 5 6, कभी 4 हो सकते हैं, कभी 6 हो सकते हैं, बट एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ये एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे और टोटल उनका मार्किंग होती है एक टॉपिक में 10। तो सबसे पहला टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मीन्स कि कैसे टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, जैसे मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, तो ये सारे लेवल दिए किसने
और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग क्या है, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अगर कुछ फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, जैसे टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, अगर जैसे कहीं भी वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं, इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, या कोई से कहीं से स्टडी मटेरियल लेके, मीन्स जो भी एडिशनल चीज़ें ऐड कर रहे हैं टीचिंग सपोर्ट के लिए, तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब लाइक टीचिंग सेंटर मेथड है, जैसे जो टीचिंग मेथड्स हैं लाइक टीचर सेंटर्ड, जिसमें टीचर ने आया, लेक्चर दिया, समझाया एंड चला गया, उसको बोलते हैं टीचर सेंटर्ड। फिर लर्नर सेंटर्ड, जिसमें लर्नर्स जो हैं लाइक स्टूडेंट्स हैं, वी आर लर्नर, तो हमको असाइनमेंट दिया गया, प्रोजेक्ट वर्क दिया गया, हमने उसमें अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, मटेरियल कलेक्ट किया, नोट्स बनाए, ये सब, तो ये आता है लर्नर सेंटर्ड मेथड में। देन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं, तो ये सब आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसमें से आते हैं 5 क्वेश्चन और 4 to 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। देन उसके बाद आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च, अगर आपको रिसर्च की फील्ड में जाना है तो आपको रिसर्च का बेसिक पता ही होना चाहिए कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च में रिसर्च क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। देन मेथड ऑफ रिसर्च क्या क्या है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या हैं। देन स्टेप ऑफ रिसर्च, रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं। उसके बाद आता है कि थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनके स्टाइल क्या होते हैं। देन रिसर्च एथिक्स मीन्स कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो हर एक पर्सन को फॉलो करना रहता है जो रिसर्च में जाता है, कि आपने कहीं से किसी की रिसर्च कॉपी तो नहीं किया, आपने किसी का डेटा कॉपी तो नहीं किया, तो ये सब आता है। देन थर्ड यूनिट आता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में एक पैसेज होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी ये 5 क्वेश्चन, ये बिल्कुल फिक्स है कि एक कॉम्प्रहेंशन आता ही आता है, उसमें से 5 क्वेश्चन आने ही हैं। मीन्स 5 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल श्योर हैं। अगर आपको कॉम्प्रहेंशन पढ़ने की प्रैक्टिस है और उनका मीनिंग समझने की, तो इसके लिए हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये कॉम्प्रहेंशन वगैरह हो गया, तो इसको कैसे इसमें फ्लुएंसी बढ़ाएं, जिससे एग्ज़ाम में कॉम्प्रहेंशन आता है तो वहाँ पे कम टाइम में अच्छे से कॉम्प्रहेंशन पैसेज को सॉल्व किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लाइक मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन के, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। देन इफेक्टिव मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक जैसे मैं अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ, ये है वर्बल मीन्स बोल के करना। नॉन वर्बल मीन्स कुछ रिटन फॉर्म में कोई सर्कुलर आता है। देन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपको कुछ बोल रही हूँ, बीच में कहीं से कोई खट खट की आवाज़ आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये आते हैं बैरियर, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू बैरियर क्या हैं। देन मास मीडिया, सोसाइटीज़ लाइक टेलीविज़न, रेडियो, और ये बहुत सारे जो अदर मल्टीमीडिया हैं, ये सब जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। देन आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो ये भी थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसके लिए भी टाइम चाहिए, इसके लिए भी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तो इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आता है नंबर सीरीज़ आते हैं, लेटर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में लाइक टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ गए, लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन आ गए, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंटिंग, इंटरेस्ट, प्रोपोर्शन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इनके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए। अगर आपने पहले से प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे इनकी प्रैक्टिस की जाए, जिससे कम से कम टाइम लगे और जल्दी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाए। देन 5 टॉपिक हो गए। 6th इज़ लॉजिकल रीजनिंग। जो लॉजिकल रीजनिंग है इसमें ये मीन्स अगर कोई पहले से प्रिपेयर कर रहा है तो उसको इजी लगेगा, बट जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें जो क्वेश्चन लेवल आता है वो मॉडरेट से हाई लेवल तक आता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक आता है और मीन्स वेन डायग्राम और जो एंशिएंट लॉजिक्स हैं वो सब आते हैं। तो इसमें टर्म्स बहुत होते हैं, फिर टर्म्स की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी। इसीलिए अगर लॉजिकल रीजनिंग से 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इसमें जो टर्म्स हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर करने होंगे, तभी जाके आप
जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो अटेंड कर पाओगे अच्छे से। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, बट अगर आप रेगुलर उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी है, आसानी से हो जाएगा। देन आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसका तो श्योर है, मीन्स 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिल्कुल श्योर है। लाइक कंप्रहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये 3 टॉपिक हैं जिनमें से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मीन्स 15 क्वेश्चन ये श्योर हैं। अगर आप इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर तो ये 15 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर हैं, 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता क्या है, कोई मीन्स आपको पाई चार्ट दे देंगे या बार डायग्राम या फिर चार्ट, हिस्टोग्राम्स, कुछ भी उसमें डेटा होगा, उस डेटा के बेस पे क्वेश्चंस दिए होते हैं 5, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा का मीन्स इसमें 5 क्वेश्चन कंपल्सन है, आते ही आते हैं। देन आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहले आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। जो डेवलपमेंटल गोल हैं इनके बारे में आता है। देन ह्यूमन, और क्योंकि यहाँ पे दिया है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो पीपल एंड एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है। देन डेवलपमेंटल और एनवायरनमेंट, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एनवायरनमेंट पे कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो इन तीनों का कोरिलेशन आपस में। देन कुछ इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट, जैसे कोई पॉल्यूशन हो रहा है, फिर देन पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या है ह्यूमन बीइंग पे। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे। देन अपने इन्वायरमेंट है तो नेचुरल एंड नॉन नेचुरल रिसोर्सेज तो सिंपल सा है, होंगे ही होंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स क्या क्या आए थे, और जो अभी जो इस टाइम बहुत बड़ा इशू है वो क्लाइमेट चेंज इशू। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस पे बेस्ड उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या एक्शन प्लान आ रहे हैं, क्या प्लान्स हैं। देन नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या हो रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो समिति है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है। ये बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं तो इनके मेन एम क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको कवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। देन आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आता है कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड एंशिएंट एजुकेशन क्या आती है, मतलब भारत में पहले जो वैदिक काल टाइम की जो एजुकेशन थी या एंशिएंट जो एजुकेशन थी, तो वो एजुकेशन मेथड क्या था, टाइप ऑफ एजुकेशन क्या थे। देन हायर लर्निंग क्या है, और रिसर्च, अभी हायर इंस्टीट्यूट्स में लर्निंग के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, रिसर्च कैसे हो रही है। प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या एजुकेशन सिस्टम चल रहे थे, क्या क्या एजुकेशन प्लान चल रहे थे। और लाइक अभी वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, मीन्स वैल्यू एजुकेशन में लाइक आजकल जैसे है ना, कोई सब बोलते हैं कि मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा है, बट उसके लिए आपको चाहिए कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे देन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, ये वैल्यू एजुकेशन मीन्स हमें कॉन्सेप्ट से बिल्कुल रूट से नॉलेज गेन करना, दैट इज़ वैल्यू एजुकेशन। देन आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICT। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, टर्म्स का एब्रिविएशन, फिर जो बेसिक टर्म है लाइक इंटरनेट है, इंट्रानेट है, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब के बारे में पढ़ना। देन फिर क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव्स हो रहे हैं हायर एजुकेशन में, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक मूक है, स्वयं है, ये सब, इन सब के बारे में जानना। और ICT गवर्नेंस क्या है, और ICT के और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन फ्यूचर, इसका क्या स्कोप है। तो इन सब के बारे में ये टोटल 10 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। जो उसमें से कुछ कंपल्सरी टॉपिक हैं जिनमें से 5 यूनिट आते, मतलब 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो हैं लाइक स्ट्रेटजी। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। सबसे पहले आपको नेट JRF के लिए प्रिपेयर करना है, जिस भी चीज़ के लिए आपने प्रिपेयर करना है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं
देन आप अगर नेट के लिए या जेआरएफ के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो श्योर है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा अगर अभी से आप प्रॉपर टाइमिंग के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपना जो है स्टार्ट कर देते हैं स्टडी। सबसे पहले प्लानिंग, आप प्लान करो कि हाँ, आपको माइंड को बिल्कुल वैसे ही सेट करो, प्लान करना है कि अच्छा नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है, उस पर थोड़ा सा टाइम देना कि हाँ प्लानिंग करना कि अच्छा प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए क्या स्टडी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा टाइम देना। और उसके बाद माइंड मैपिंग कि अच्छा क्या क्या प्रोसेस उसके लिए है, प्लान बनाया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में देखना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सब के बारे में दिमाग में क्लियर इमेज सेट करना कि हाँ अभी अभी जनवरी है, जून में एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास कितना टाइम है और कितना, ये पूरा सेट करना कि पर डे कितनी देर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक क्या कैसे पढ़ना है। तो मीन्स अभी टाइम है तो अच्छे से ये देख के नहीं पढ़ना है कि अच्छा 5 आवर 6 आवर 7 आवर पढ़ना है। आपको देखना है टॉपिक कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, उसको ज़्यादा टाइम देना है, जो कम डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको थोड़ा कम टाइम देना है। पर हाँ, टाइम हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इस 4-5 महीने में। आपको फर्स्ट पेपर, फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो एक माइंड में इमेज, बिल्कुल एक क्लियर इमेज होनी चाहिए कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद आता है सिलेबस। तो फिर आपको सिलेबस भी पता हो गया, अभी हमने ऊपर पूरा सिलेबस डिस्कस किया, अब आपको सिलेबस भी पता है। सिलेबस के बाद आप देखो स्टडी मटेरियल्स कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या बुक्स अवेलेबल हैं आपके पास, नोट्स अवेलेबल है। एंड अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हैं तो सर्च करो कि क्या क्या पॉसिबल बुक्स हैं, कहाँ से और बुक्स अवेलेबल हो सकती है, कहाँ नोट्स वगैरह, ये सब आप जितना है तो अच्छा है, नहीं है तो उसको टाइम रहते अरेंज करना। क्योंकि जब सफिशिएंट स्टडी मटेरियल होता है तो एक टेंशन कम हो जाती है कि हाँ स्टडी मटेरियल नहीं है या कुछ, तो आपके पास स्टडी मटेरियल है, सारा कुछ हो गया। उसके बाद आता है कैटेगराइजेशन। आपके पास सिलेबस है, स्टडी मटेरियल है, फिर उसको कैटेगराइज करो कि अच्छा ये लॉजिकल रीजनिंग है, थोड़ी टफ है, फिर कॉम्प्रहेंशन है तो थोड़ा इजी है, देन आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये टफ है। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग सारे यूनिट्स देखो कौन सा यूनिट आपको टफ लगता है या कौन सा यूनिट आपने पहले से पढ़ा है थोड़ा इजी है, तो उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना कि थोड़ा सा टफ है उसके लिए ज़्यादा टाइम देना, जो थोड़ा सा इजी है उसके लिए कम टाइम देना, सारे यूनिट्स को ऐसे कैटेगराइज करना। उसके बाद धीरे धीरे देखना कि जो ये टफ वाले यूनिट्स थे वो इजी यूनिट में आ जाए, क्योंकि आपने टफ जो सब्जेक्ट थे उनको ज़्यादा टाइम दिया, उन पर मेहनत की, उनको अच्छे से पढ़ा, तो एक ये होना चाहिए कुछ टाइम के बाद कि हाँ आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है, अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप उसके क्वेश्चन कर सकते हो। देन कैटेगराइजेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन। पूरा आपके पास एक प्लान प्रिपेयर है कि हाँ आपके पास सब्जेक्ट है, सिलेबस है, स्टडी मटेरियल्स हैं, आपके पास पूरा एक प्लान है कैसे क्या पढ़ना है आपको, आपके पास पूरे यूनिट वाइज डिस्क्रिप्शन है कि टफ़ यूनिट है उसको ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद बस आपके पास बचता क्या, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, और जो कि सबसे ज़्यादा टफ काम है इम्प्लीमेंटेशन। कि आपने अभी प्लान बनाया, ठीक है, अच्छा है, 3-4 दिन पढ़ाई की, उसके बाद बंद कर दिया, तो ये नहीं। कंसिस्टेंटली, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं लास्ट एग्ज़ाम तक, क्योंकि अभी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने नोट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, द बेस्ट इज़ कि आप उसके नोट्स बनाते जाएं, कि जो नोट्स होते हैं ना, ये लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करते हैं। और सारा कुछ पढ़ने के साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन। मीन्स आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका वीकली या 15 डेज़ पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब चीज़ें रिवाइज़ करते रहते हो तो चीज़ें याद रहती हैं। आपने एक बार पढ़ी, उसके बाद उसको आप छोड़ दो, 1 महीने बाद उठा के पढ़ो तो वो आपके माइंड में नहीं होगा, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी रहता है। अब हम डेली प्रैक्टिस की बात करेंगे, कैसे कर सकते हैं। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसको आप एक साथ बैठ के अगर नहीं कर सकते हैं कि बोरिंग है या फिर टफ है, एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, डेली आप इसका एक क्वेश्चन, क्योंकि अभी टाइम है, डेली एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जिससे आपका कैलकुलेशन प्रोसेस भी इंक्रीज़ होगी और आपका क्वेश्चन भी आसानी से आने लगेंगे। ये हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन का। मीन्स अगर आप अलग से टाइम नहीं दे रहे हैं
तो इतना टाइम दीजिए कि डेली आप किसी भी टाइम पे एक क्वेश्चन आराम से बैठ के डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे आप देखिएगा लास्ट तक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अभी आप कोई नहीं कुछ नहीं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट अगर डालते हैं तो उससे भी आपकी जो पढ़ने की स्पीड है, रीड करने की स्पीड है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। पहले तो रीड करेंगे, उसके बाद जब रीड करने के साथ साथ आप देखो कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, पढ़ने के साथ साथ उसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। ये आप सिंपल न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ होती है जिसके बारे में आपने लोकली सुना है या फिर पढ़ा है, तो जब आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करेंगे सिंपल सा उसको रीड करना, और रीड करते करते टाइम पे ही दिमाग में उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और वर्ड्स से जो है मीनिंग निकालने की प्रोसेस भी वो कंटिन्यू अगर माइंड में आप चला रहे हो तो उससे भी इम्प्रूवमेंट होगा, जो एग्ज़ाम में आपके टाइम को सेव करेगा। और यहाँ पे जो टाइम आपने सेव कर लिया वो आपको बाकी पूरे पेपर में हेल्प करेगा। देन आता है प्रैक्टिस पेपर। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए हैं, आपने अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया है, उसके बाद आप स्टार्ट करिए प्रैक्टिस पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो ये प्रैक्टिस पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पैटर्न आते हैं, कि हर एक एग्ज़ाम में कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये आपको बेसिक समझने में हेल्प करेगा। तो ये है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिंपल क्या मीन्स, इसको हम बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट प्लान है ये कि आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 होम साइंस के बारे में कि कैसे पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। ये है चैनल वे टू JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।